हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है लिक्विड स्टेट सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक ना? तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। तो हेडिंग लगाते हैं क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, किसने दिया था? तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर था, वो दिया था राउल्ट्स ने। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं हेडिंग अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ही आता है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स। स्पेलिंग सही करिएगा, RAOULTS राउल्ट्स। तो जैसे एग्जाम में आता है उसी फॉर्म में हमने लिख भी दिया है। क्वेश्चन आता है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, तो हमने लिख दिया कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स। ठीक, तो चलिए हमारे इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है? एक क्लोज कंटेनर है, ये इस तरीके से। अच्छा, इस क्लोज कंटेनर में हमने क्या कर दिया? एक वोलाटाइल लिक्विड भर दिया। क्या लिख दिया? वोलाटाइल लिक्विड भर दिया। तो ये वोलाटाइल लिक्विड हमने इसमें भर दिया। ये अच्छा, ये वोलाटाइल लिक्विड कौन होते हैं? तो वो जो वेपर का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड। और सिंपल सी बात है कि अगर वो जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे उन्हें नॉन वोलाटाइल लिक्विड। तो सिंपल सा ऐसा समझ लो कि वो जो भाप बन के उड़ जाते हो उन्हें कहते हैं वोलाटाइल, और जो भाप नहीं बनाते हो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? नॉन वोलाटाइल। अच्छा, क्या आपको डेली लाइफ में कोई वोलाटाइल लिक्विड पता है? हाँ, बिल्कुल सही। क्या? पेट्रोल। पेट्रोल एक वोलाटाइल लिक्विड है। अगर आप लोग जानते हो कि आप जब पेट्रोल भराने जाते हो तो पेट्रोल भराने के बाद टैंक को बंद करते हो, और अगर नहीं टैंक बंद रहता है तो उसको रीचेक करते हो कि हाँ बंद हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर थोड़ा भी खुला रह जाएगा तो जो पेट्रोल होगा वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा। तो ये क्या है? ये वोलाटाइल लिक्विड है और ये वेपर का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आप इसको चलो पेट्रोल ही मान लो, तो ये क्या कर रहा होगा? ये वेपर का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये इस तरीके से यहाँ पर वेपर बना रहा होगा, ये है ना। अच्छा, ये जो वेपर बना रहा होगा वो किस मेथड से बनाता है? हम आपको बता दें, दो मेथड है वेपर बनाने के लिए। एक होता है इवेपोरेशन और दूसरा होता है वेपोराइजेशन। ठीक। अच्छा, इवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पर होता है, या ऐसा कह दो कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन, एंड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर अबव बॉइलिंग पॉइंट या एट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज वेपोराइजेशन। ठीक ना। तो फिलहाल हमारे पास लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड है, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। फिलहाल हम इवेपोरेशन को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमने एक पेट्रोल ले लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर ही वेपर का फॉर्मेशन करने लगता है। तो आप जानते हैं कि जो ये वोलाटाइल लिक्विड होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक लेस वोलाटाइल और दूसरा मोर वोलाटाइल। तो लेस वोलाटाइल कौन होते होंगे? लेस वोलाटाइल वो होते होंगे जो आसानी से जो है क्या कर रहे होते हैं? भाप नहीं बनाते होंगे। मतलब वो भाप बनके जो आसानी से नहीं उड़ते होंगे उन्हें लेस वोलाटाइल, लेस भाप बन रही है। और मोर वोलाटाइल मतलब मोर भाप बन रही है, ऐसा समझ लो, है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई लिक्विड है, चलो मान लेते हैं पेट्रोल है, तो ऐसे मान ले कोई पी लिक्विड है, ऐसे पी जो है, पी पेट्रोल मान ले, पी। तो ये जो है क्या होगा? जरा वोलाटिलिटी भी समझ ले हम लोग कि कौन लेस और मोर होगा। तो इनमें मॉलिक्यूल सरफेस पर होगा, और मॉलिक्यूल कहां पर होगा? बल्क में भी होगा, मतलब सरफेस पे होगा और साथ साथ अंदर भी बल्क में भी होगा, इस तरीके से, है ना। तो इनके बीच में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फिलहाल आज पेट्रोल है ये, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये इस तरीके से एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वीक हुआ, तो वीक होगा तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, क्योंकि रैंडम मोशन होता है, इससे टकराएगा। वीक फोर्स होगा तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये वीक फोर्स नहीं हुआ, मतलब मजबूत फोर्स हुआ, तो इससे टकराएगा, और टकराएगा तो ये वेपर का फॉर्मेशन आसानी से नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएंगे? लेस वोलाटाइल होंगे। और अगर जो है वो वेपर बनाते ही नहीं तो वो नॉन वोलाटाइल हो जाएंगे। फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि ये जो लिक्विड है ये क्या करते हैं? रूम टेम्परेचर पर वेपर बना रहा है पेट्रोल। फिलहाल ये वेपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बाई टू मेथड करते हैं, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है, या कह दो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो वेपराइजेशन होता है वो अबव बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि चलो यहाँ पर जो है एक लिक्विड था, ये हमने भरा हुआ था, अब ये वेपर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये वेपर का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है उसको बोल देंगे हम लोग क्या? इवेपोरेशन। क्या बोल देंगे? इवेपोरेशन। तो इस तरीके से ये लिक्विड था, और यहाँ पर हमने जो है क्या कर दिया? यहाँ पर एक फिनोमेना हो रहा है, कौन सा? इवेपोरेशन। इस तरीके से ध्यान दीजिए,
ये इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा होगा कि इवेपोरेशन होने के बाद ये जब मॉलिक्यूल होंगे, ये जब इसकी किस पे टकरा रहे होंगे, इसकी वॉल पे टकरा रहे होंगे, तो वॉल पे जैसे ही टकराते होंगे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती होगी, जीरो हो जाती होगी। ये बहुत अच्छा बोलो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती होगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती होगी, ये लिक्विड जो है वो फटाफट यहाँ पर आके गिर जाता होगा। समझ पा रहे हैं ना? और ये गिर जाता होगा तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। क्या कर गया भाई, जो वेपर थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, वापस से लिक्विड में। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इस क्लोज कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड के साथ दो फिनोमिना हो रहा है। पहला हो रहा है इवेपोरेशन और दूसरा हो रहा है कौन सा, कौन सा हो रहा है, कंडेंसेशन। कौन सा, कंडेंसेशन। अच्छा, ये हुआ क्या, मान लो सपोज करते हैं कि हम आपको इसी के अंदर ले जाके बैठा देते हैं ऐसे, है ना, और आप जो है, अब जब इसके अंदर हमने आपको बिठा दिया तो एक बात तो पक्की है कि मेरे अंदर इतनी पावर होगी कि हम आपको ये पावर दे दें कि ये आप मॉलिक्यूल्स भी देख सको। तो चलो, हमने आपको मॉलिक्यूल देखने की पावर दे दी। आपने क्या किया, आपने क्या देखा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे ऐसे जाके जो है वेपर, ये यहां से टकराता था, ये मान लो एक्स लिक्विड है, ये इससे टकराता था, 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 और ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल से टकरा जाता था। तो ये जो है क्या कर जाता था, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता था। ऐसे ऐसे यहां पर भी ऐसे टकराता था तो वेपर में, तो आपने देखा यार वेपर में कन्वर्ट होने, और जैसे ही ये इसकी वॉल से टकरा रहा है फटाफट क्या कर जा रहा है, कंडेंस कर जा रहा है। अच्छा, ये फिनोमिना आप 2-4 दिन तक, मान लो पेट्रोल टैंक के अंदर हमने आपको बंद कर दिया है, ऐसे छोटा करके डाल दिया उसमें, और आप जो है क्या कर रहे हो, इसमें मॉलिक्यूल्स को ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो, और ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि यार ये लगातार जो है ये टकरा रहा है, ये टकरा रहा है, ये वेपर बना रहा है, वेपर बना के काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, फिर कंडेंस हो रहा है। ये फिनोमेना लगातार होता जा रहा है, होता जा रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। एक समय ऐसा आया कि यहां पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है और वेपर मॉलिक्यूल है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, उतना ही अमाउंट ऑफ वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, ये तीनों क्वांटिटी अगर कहीं कांस्टेंट हो जाती है तो वहां कहते थे आप कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया सर जी। तो यहां पर भी भैया ना तो गैस का प्रेशर बदल रहा है, ना लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन अब बदल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है, इसके बीच में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। और जिस समय इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, उस समय ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, इस लिक्विड की सरफेस पर, इस लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर लगाते हैं, यही प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है। ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है। ये क्या है, ये है लिक्विड और ये क्या है, वेपर। लिक्विड और वेपर के बीच में क्या स्टेबलाइज हुई, इक्विलिब्रियम, या बोल दो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गई। उस समय ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, इस लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर लगा रहे हैं, वही प्रेशर क्या कहलाता है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक ना। अच्छा, दूसरी बात हम लोग करें कि अगर मान लो हम यहां पर ऐसे इसको कह दें कि हाँ ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, तो क्या आप मान लोगे? नहीं, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। कैसा प्रूफ था जरा समझे। हमने क्या किया था, एक क्लोज कंटेनर लिया था और हमने इसमें यू शेप का एक मैनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? मैनोमीटर। मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि प्रेशर को नापता है। किसको नापता है? प्रेशर को नापता है। तो यहां पर हमने एक मैनोमीटर लगा दिया यू शेप का, और इसमें जो है हमने क्या कर दिया, एक लिक्विड इस तरीके से यहां पर भर दिया। अच्छा, वो लिक्विड कौन था? मरकरी था भैया, है ना। तो आपको पता है ना, थर्मामीटर, मैनोमीटर, प्रेशर नापने वाला, ब्लड प्रेशर जहां नपवाने जाते हो वहां पर जो मीटर होता है उसको तो स्फैग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। फिलहाल ये जो है उसमें मरकरी भरा हुआ था। तो अभी जब ये अभी फिलहाल क्लोज था और ये फिनोमिना भैया तो देख ही रहते, अब भैया साइंटिस्ट वाले भैया भी जो है बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब वहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे इस कंटेनर को खोला तो तुरंत जो है क्या हुआ, यहाँ पर ये जो क्या था, ये जो मीटर था ये थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट करने लगा मतलब ये ऊपर नीचे होने लगा। ऊपर नीचे होने लगा तो ये जो है क्या हुआ भाई, क्यों ऊपर नीचे होने लगा? तो ये जो गैसेस थी, ये गैसेस यहां भी तो आएंगी,
ये यहाँ भी आने लगी, यहाँ भी अंदर आने लगी और इसके सरफेस पर प्रेशर लगाने लगी। तो मरकरी जो है क्या हो गया, थोड़ा इस तरफ नीचे खिसकने लगा और इधर से कहाँ खिसकने लगा, ऊपर खिसकने लगा। तो यहाँ पर ये नीचे खिसकने लगा और उसके बाद कहाँ जाने लगा, ऊपर खिसकने लगा। तो इस तरीके से ये ऊपर जाने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, एक समय के बाद क्या हुआ, ये जो मरकरी था ये ऊपर नीचे जाना बंद कर दिया। ऊपर नीचे जाना जब बंद कर दिया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया भैया, जब उसमें प्रेशर मतलब क्या हो गया होगा, कांस्टेंट हो गया होगा एक समय के बाद। मतलब क्या हो गया होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया होगा। क्या स्टेबलाइज हो गया होगा, इक्विलिब्रियम। और यहां से हम याद करो कि अगर हम कह दें कि ये जो मरकरी है h सेंटीमीटर ऑफ Hg तक गया, h सेंटीमीटर हाइट तक गया, तो हम यहां से क्या नाप सकते हैं, h सेंटीमीटर वेपर प्रेशर हो जाएगा ऑफ मरकरी। h सेंटीमीटर Hg क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा। किसका, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग क्या नाप सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ये जो था क्या, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। ठीक, तो हमने क्या बताया, हमने आपको बताया, शुरू से शुरू करते हैं। हमने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, हमने कहा राउट्स ने दिया था। दूसरा पॉइंट, हमने क्लोज कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड भर लिया। लिक्विड वोलेटाइल है, वो होता है जो रूम टेम्परेचर पर वेपर का फॉर्मेशन करता है या वेपर का फॉर्मेशन करता है। अगर रूम टेम्परेचर या बिलो बॉइलिंग पॉइंट कर रहा है तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन, अगर एबव बॉइलिंग पॉइंट कर रहा है तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कोई वोलेटाइल लिक्विड लिया जो रूम टेम्परेचर पर ही वेपर बना रहा था। मतलब क्या ले लिया हमने इवेपोरेशन फिनोमिना लिया। ये इवेपोरेट कर रहा था और इवेपोरेट करके फिर क्या कर रहा था, कंडेंस कर रहा, इवेपोरेट कर रहा था फिर कंडेंस कर रहा था, इवेपोरेट कर रहा था फिर कंडेंस कर रहा। एक समय ऐसा आया कि जो अमाउंट ऑफ वेपर है, अमाउंट ऑफ लिक्विड है, उसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। उस समय ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स थे इस लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर लगाते थे वही प्रेशर क्या कहलाता था, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता था। हम आपको बताएं, आप कह रहे सर जी कि यहां वाला प्रेशर जो है, सोचो एक बार कि यहां वाला प्रेशर ये तो गैस का प्रेशर है और ये गैस का प्रेशर आप लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल कह रहे हो, ये कौन सी बात है सर जी। तो समझे, बहुत आसान सी बात है। ये जो गैस होता है ना या वेपर जो होता है ना, वो एक प्रकार का फ्लूइड है। और फ्लूइड जो है, अगर हम कह दें कि ये मान लो ये मेरा हाथ है और इस पे एयर जो है वो प्रेशर लगा रही है, तो इधर से जितना प्रेशर लगाएगी इधर से भी उतना लगाएगी, इधर से भी उतना लगाएगी, इधर से भी उतना लगाएगी, इधर से भी उतना लगाएगी। मतलब जो वेपर होती हैं या बोल दो एयर होती हैं, वो हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाती हैं। तो एक बात बताओ कि ये जो वेपर होगी इस वॉल पे जो प्रेशर लगाती है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं और उसको डेल्टन जी ने बहुत अच्छा डिफाइन किया था। फिलहाल यहाँ पे वॉल पे लगा रहा होगा, अच्छा ये इसके भी प्रेशर, इसके ऊपर भी प्रेशर लगा रहा होगा और यही सेम प्रेशर तो यहां भी लगा रहा होगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे अगर हम कह दें कि मान लो चलो लिक्विड है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एक्स लिक्विड जो है, प्रेशर ऑफ एक्स लिक्विड क्या हो गया, प्रेशर ऑफ एक्स गैस क्या हो गया, एक्स गैस क्या हो गया। अच्छा ये जो प्रेशर ऑफ एक्स लिक्विड हो गया वही प्रेशर ऑफ एक्स गैस के हो गया। इसका मतलब जो प्रेशर ऑफ, इससे हम देख पा रहे हैं कि इसके बीच में इक्विलिब्रियम है, तो प्रेशर ऑफ जो गैस होगा वही इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोल देते हैं। एक छोटी सी बात और हम लोग समझ लें, एक बहुत आसान सी बात है। अगर मान लो कि यहाँ पर हम लोग ऐसे गैस जला दें, अरे मतलब यार टेम्परेचर बढ़ा दें यार, इसका हीट कर दें, तो यार बताओ मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, ये इस यहाँ पर इससे इसको वाइब्रेशन करेंगे, भाई हीट देंगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, हीट मतलब टेम्परेचर देंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन और तेजी करने लगेंगे और तेजी टकराएंगे और वेपर बनेगी और वेपर बनेगी तो और प्रेशर लगाएगी और प्रेशर लगाएगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ पा रहे ना। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। जल्दी से हम लोग इसको पहले लिख लें फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। तो लिख लेते हैं। तो हमने बताया ओनली वोलेटाइल लिक्विड कैन फॉर्म वेपर। कितने मेथड से, बाई टू मेथड्स, पहला कौन सा था, पहला था इवेपोरेशन और दूसरा कौन सा था, वेपोराइजेशन। अच्छा इवेपोरेशन के बारे में बताया था, अकर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे सिंपल से लिख दें, समझ गए होंगे। और ये क्या होता है, अकर्स एबव बॉइलिंग पॉइंट। फिर लास्ट बात एक और डिफाइन कर ले, व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो हमने कहा व्हेनेवर
whenever equilibrium is stabilized किसके किसके बीच में, between evaporation and condensation then pressure exerted by vapor molecule on the surface of liquid is known as vapor pressure of that liquid. हमने क्या बताया, whenever equilibrium stabilizes between evaporation and condensation, then pressure exerted by the vapor molecules on the surface of liquid is known as vapor pressure of that liquid. एक बात और बताया कि on increase in temperature vapor pressure increases. तो vapor pressure जो है बढ़ता है कैसे, किस पर, क्या करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर. एक बात और समझ लें, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं बात को. नोट कर लिया होगा. तो हमने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वेपर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है ना. तो जरा समझे, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था लिक्विड था, मतलब ये लिक्विड था, और यहां पर ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा था किसके किसके बीच में, वेपर और लिक्विड के बीच में, है ना. तो यार अगर हम कह दें कि यहां पर ये जो है प्रेशर ऑफ एक्स लिक्विड है और यहां पर क्या है, प्रेशर ऑफ एक्स गैस है. भाई एक्स लिक्विड और गैस ये था ना, तो ये प्रेशर है. इसके लिए मान लो कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, गैस के लिए सिर्फ लिखते हैं तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ एक्स गैस. अच्छा, हालांकि अलग बात है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो जो लिक्विड का प्रेशर दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ एक्स लिक्विड, बहुत अच्छा बोलते हैं. और जो वेपर प्रेशर ऑफ गैस होगा, दोनों सेम हो गए थे, अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, सेम हो गए थे, तो इसका मतलब हम इसी को बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. पता नहीं क्यों बच्चे ये बात नहीं समझ पाते, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भैया कंटेनर जो है वो क्या कर रहा था, कंटेनर जो वॉल पे प्रेशर लगाता वही लिक्विड पे लगा रहा था, वही मैनोमीटर पे भी लगा रहा था. तो यार वेपर प्रेशर ही तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गई तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी. ठीक. दूसरी बात एक और है कि किस पे डिपेंड करता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. तो सबसे पहला पॉइंट है टेम्परेचर पर. तो ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑन इंक्रीज ऐसे लिख दें, इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. अच्छा, ये बात जो है, ये बात ऐसे ऑब्जर्व करके नहीं पता चली, ये बात जो है क्लाउसियस और क्लेप्रॉन ने बताया था, प्रूफ करके बताया था. आई बटन में हम आपको इसका प्रूफ भी दे देंगे कि ये कहां से आया था. आप ऊपर आई बटन में चेक करिएगा तो मिल जाएगा आपको, है ना. चलो देखिए क्या है, देख लीजिए. इन्होंने बताया था कि प्रेशर, वेपर प्रेशर P1 से अगर P2 तक बढ़ रहा है तो पक्की बात होगी कि टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 तक बढ़ रहा होगा. और इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया, log P2 by P1 इक्वल्स टू डेल्टा HV, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 2.303 R 1 अपॉन, अगर यहाँ P2 होता है तो यहाँ T1 होता है -1 अपॉन T2. मतलब अगर P2 ऊपर होगा तो T1 में से T2 जाएगा, और P1 पहले होगा तो T2 में से T1 जाएगा. जुगाड़ है बस याद करने का. ये कब यूज करना होगा आपको, अगर आपसे कह देगा कि वेपर प्रेशर P1 से P2 तक बढ़ जा रहा है, तो टेम्परेचर T1 इतना था, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो बताओ टेम्परेचर T2 कितना हो जाएगा. अच्छा, ये डेल्टा
HVP वेप क्या है, ये है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर डेल्टा HV लगेगा। और आपको बता दें कि अगर मान लो आप गैस जो है पर जो है मतलब जो आपकी घर वाली जो गैस है, LPG गैस है, उस पर एक ग्लास एक जो है किसी लिड किसी कंटेनर में या किसी ऐसा बोल लो पैन में या किसी भगोने में कह लो, उसमें अगर आप कोई पानी गर्म करते हो तो आपको गर्म करना पड़ता है। तब मतलब आप जो है पानी को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको गर्म करना पड़ता है। तो उसको गर्म करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है। इसका मतलब हीट दे रहे हो, हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। इसका मतलब यहाँ डेल्टा H की वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। मतलब कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब कैसा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है, एंडोथर्मिक। आपको जो है अगर वेपर में कन्वर्ट करना है लिक्विड को तो कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। तो ये क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। ये डेल्टा HVAP क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। R क्या है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। P1 वेपर प्रेशर है, P2 वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर T1 है और टेम्परेचर T2 है। कब है, जब प्रेशर P1 था टेम्परेचर T1 रहा होगा, जब प्रेशर P2 रहा होगा टेम्परेचर T2 रहा होगा। तो ये क्या हो गया, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो भैया कर देना, और क्या है ना। बाकी ये इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स में बहुत जबरदस्त बताएंगे आपको, एक एक बात प्रूव करेंगे और आई बटन में भी उस समय हम प्रूफ दे देंगे, तो पलट के देख लीजिएगा, है ना, वापस से। तो ये हो गया क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो पहला फैक्टर था क्या, टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर हम लोग समझते हैं। तो पहला फैक्टर यहां पर हमने हेडिंग नहीं डाली यार, यहां डाल दीजिएगा आप लोग। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अच्छा, दूसरा फैक्टर है क्या, दूसरा फैक्टर होना नहीं चाहिए अलग अलग लिक्विड्स के लिए, हम नहीं, हम जनरल लिक्विड के लिए बोल रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए अगर हम कह दें तो सिर्फ और सिर्फ वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन हम दूसरी बात कर लें, दूसरी बात एक और कर लें। एक और चीजें हैं जो हमने कहा था कि इसको हम बताएंगे, वो है नेचर ऑफ लिक्विड। क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। जरा समझे, बहुत ही आसान है, जल्दी से समझ लेते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, तो हमारे पास दो टाइप का लिक्विड है। एक था हमारे पास लेस वोलाटाइल, भैया एक और है नॉन वोलाटाइल, लेकिन वो इसकी बात यहां नहीं करेंगे। तो एक था लेस वोलाटाइल और दूसरा था क्या, मोर वोलाटाइल। कैसा था, मोर वोलाटाइल। अब ये कौन सी वाला है, जरा समझे। लेस वोलाटाइल क्या होता है, लेस वोलाटाइल होता है कि अगर मान लो, चलो सपोज करें, हम लोग सपोज करें कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, एक कोई लिक्विड ले लिया जो कि लेस वोलाटाइल है। लेस वोलाटाइल कब होगा, मान लो एक्स लिक्विड था और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, मतलब ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। तो यार ये जब इनसे टकराएंगे तो रैंडम मोशन करके टकराएंगे, तो जब ये ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन ये जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल हैं जो इसको पकड़ के रखे हैं वो बहुत अच्छे से इस मॉलिक्यूल को रोक लेंगे। रोक लेंगे मतलब क्या हुआ, अगर इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो उनके भाप बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेस वोलेटाइल वो होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर कह लें या पार्टिकुलर कह लें, चलो मॉलिक्यूलर कह लेते हैं। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मोर होता है। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो भाप बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अच्छा, मोर वोलेटाइल क्या होते हैं, आसानियत बहुत, मतलब ऐसा समझिए, लेस वोलेटाइल मतलब लेस भाप बनेगी, कम वेपर बनेगा, और मोर वोलेटाइल मतलब ज्यादा भाप बनेगी। तो ज्यादा भाप बनेगी, इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, ऐसे समझ लो, जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, मान लो एक्स मॉलिक्यूल थे, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही वीकर था। और वीकर था तो भैया जब इनको टक्कर मारा, ये इनको टक्कर मारा, तो ये ऊपर चले गए होंगे। अब ऊपर चले होंगे तो इसका मतलब इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो पार्टिकल के अंदर रहा होगा वो कैसा रहा होगा, लेस रहा होगा, और लेस रहा होगा तो वोलेटिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बहुत आसान सी बात है, ठीक ना। तो ये हो गया हम लोगों के पास क्या, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर लिक्विड करें, जैसे पेट्रोल की बात कर लें, तो पेट्रोल तो डिफाइन कर दिया ना कि ये वोलेटाइल लिक्विड है, अब लेस होगा मोर होगा नहीं मतलब है, अब वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है।
है ना। तो एक बात अगर कहना चाहो आप कि अगर आपको पर्टिकुलर लिक्विड का नाम बता दिया गया कि नहीं सर जी यही है, तो पहले से ही बताया रहेगा कि लेस वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कहेंगे टेम्परेचर पर। अब किस पे डिपेंड नहीं करेगा ये बात भी लिख लें, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट आता है किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर, साइज एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड, एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड। मतलब ना तो कंटेनर के शेप पे डिपेंड करेगा, ना तो उसकी साइज पे डिपेंड करेगा, और ना तो किस पे डिपेंड करेगा, उस लिक्विड के अमाउंट पर। क्यों? क्योंकि भैया जो इवेपोरेशन होगा और कंडेंसेशन होगा ये एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। समझे, जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर था और इस कंटेनर में इसमें हमने लिक्विड भर दिया कितना, 1 लीटर सपोज कर लें, और इसमें हमने लिक्विड भर दिया कितना, 20 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है, और कंटेनर एकदम सेम था, है ना, तो 20 लीटर भर दिया। मान लो डिफरेंट भी होगा तभी समझ लेंगे, तो 20 लीटर इसमें भर दिया। तो ये जो वेपर बना रही होगी, ये जो वेपर बना रही होगी, तो ये सरफेस के ही मॉलिक्यूल तो यहां पर वेपर बनाएंगे, सरफेस के ही मॉलिक्यूल तो बनाएंगे। तो सरफेस के मॉलिक्यूल कितना बना लेंगे, इतना ही बनाएंगे, है ना। और मान लो ये वेपराइजेशन करते भी हैं, मान लो ये बहुत अच्छे से इवेपोरेशन करते भी हैं, तो यार उतना ही जितना इवेपोरेट करेंगे उतना ही तो कंडेंस करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट इवेपोरेशन में जाएगा उतना ही तो लिक्विड में चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। तो इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। सपोज करते हैं कि हम लोग इसका सरफेस एरिया बढ़ा घटा लें, शेप कम कर लें। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है ना, कोई भी कंटेनर, और इसमें हमने क्या कर दिया, ये लिक्विड भर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिक्विड भर दिया। मतलब ऐसा समझ लो एक जग है, एक वाइन ग्लास है और एक छोटा वाला ग्लास है ना। तो हमने इसमें मान लो लिक्विड इथेनॉल भर दिया, है ना। अगर मान लो इसमें इथेनॉल भर दिया, तो एक बात बताओ कि यहाँ पर ये कंटेनर इसमें ऐसे क्लोज है भाई, है ना, तो यार ये जितना इवेपोरेट करेगा उतना ही तो कंडेंस कर जाएगा। ये मान लो इतना इवेपोरेट किया इसमें, अगर आप कोई कह दे, नहीं आपको कोई कह सकता है, ऐसा कोई बंदा मिल जाए कहे कि यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वेपर्स ज्यादा होंगी, और वेपर ज्यादा होंगी तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ठीक है इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, लेकिन उतना ही ज्यादा कंडेंसेशन भी तो होगा, और उतना ज्यादा कंडेंसेशन होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस फिनोमिना नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना इवेपोरेट करेगा उतना ही कंडेंस कर जाएगा, लेकिन इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। फिर से वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस फिनोमिना नहीं है, लेकिन इवेपोरेशन और कंडेंसेशन सरफेस फिनोमिना है। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस जो है क्या हो जाएगी, इक्वली बढ़ेगी ना। तो इसका मतलब यह है कि शेप ऑफ कंटेनर पर, मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर हम मान लो इस बॉटल में पानी लिए हुए हैं, एक ग्लास में पानी ले लें, एक जग में पानी ले लें, और एक किस में ले लें, एक जग में पानी ले लें, और एक मान लो बाल्टी में पानी ले लें, समंदर में पानी ले लें, पूरे प्लेनेट पे सेम जो है कंसंट्रेशन का या सेम क्वांटिटी का, सेम कंसंट्रेशन का लिक्विड भर दें, तो उसका वेपर प्रेशर कभी बदलेगा नहीं, अगर वो अपने प्योर फॉर्म में है, या कह दो कि सेम क्या, एक डेफिनेट कंसंट्रेशन का, है ना। अगर एक डेफिनेट कंसंट्रेशन का कोई लिक्विड ले लें तो उसको चाहे ग्लास में रख लें, चाहे कहीं बोतल में भर दें, चाहे कहीं पर नदी में भर दें, नाले में भर दें, समंदर में भर दें, और किसी प्लेनेट पे ले जाके भर दें, उसके शेप, साइज, नेचर और उसके शेप, साइज और अमाउंट पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। समझ पा रहे ना। इसका मतलब यह है वेपर प्रेशर सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला कौन है, पहला है टेम्परेचर, और दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड। अगर डिफाइन कर दिया कि यही लिक्विड है तो सिर्फ और सिर्फ कौन, टेम्परेचर। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक ना, चलिए नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर, साइज एंड अमाउंट ऑफ, एंड लगा लीजिएगा, एंड
एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड। ठीक ना। एक छोटी सी बात और यहां पर ऐड कर लीजिएगा कि मान लो वेपर प्रेशर हम बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली डिपेंड करता है किस पर, वेपर प्रेशर पर। और एक छोटी सी बात और, भैया बॉइलिंग जब आ रही होगी तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा वेपर में, उस समय जो वेपर मतलब वेपर है और क्या होगा जो लिक्विड होगा इसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगी। वेपर मतलब ऐसा कर लो, लिक्विड और वेपर के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होती है। कब, एट बॉइलिंग पॉइंट। समझेंगे आगे चल के, अभी फिलहाल इतना ही समझ लो, जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा डिफाइन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट में भी। तो इतना बस याद कर लो, वेपर प्रेशर इनवर्सली डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरी बात यह है कि जो लिक्विड और वेपर होता है वो जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने ये क्या पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे जिसका नाम है कैलकुलेशन। तो नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक ना, राउल्ट्स ने दिया था तो यहाँ पर एक हम लोग डिफाइन भी करेंगे राउल्ट्स लॉ। तो क्या है, यहाँ पर लिख देंगे राउल्ट्स लॉ, RAOULT, इसको स्पेलिंग नहीं गलत करेंगे, राउल्ट्स लॉ। और किसके लिए, फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट। किसके लिए, फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट। समझे, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास चलो पहले सब बातें लिख लेते हैं। हमारे पास जो है कोई लिक्विड है, कंटेनर है जिसमें हमने एक लिक्विड ए भर दिया, तो चलो ए लिक्विड ले लेते हैं इसमें, है ना। अच्छा, दूसरा कंटेनर हमारे पास क्या है, ये बी है, और बी में हमने क्या कर लिया, एक लिक्विड भर लिया, मतलब ये बी लिक्विड है। ठीक ना, बी लिक्विड है, और हमने ए और बी को मिला दिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया होगा, ये ए बी लिक्विड हो गया होगा। कौन सा लिक्विड हो गया होगा, ए और बी लिक्विड हो गया होगा। ठीक ना, तो ए और बी लिक्विड हो गया होगा। तो इस समय ये जो ए है ये जब अपने प्योर फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में है, इसमें कोई आयन तक नहीं मिला, उस समय इसका प्रेशर अगर हम कह दें तो ये हो जाएगा पी नॉट ए। जब भी हम प्योर फॉर्म में प्रेशर लिखेंगे तो हमेशा पी नॉट लिखेंगे। अगर बी अपने प्योर फॉर्म में है तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, पी नॉट बी लिख देंगे। अच्छा, जब हमने ए लिक्विड लिया था तो इसका मोल मान लेते हैं Na था, इसका वेट अगर कोई कह दे तो चलो WA मान ले, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना मान ले, Ma मान ले। ठीक ना। अच्छा, दूसरा है इसके बारे में कह दें तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पर मोल इसका Na ले लें, इसका जो वेट है वो WB ले लें, छोटा वाला W है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना ले लें, MB ले लें। चलो, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या लिया, जब मिक्स किया तो ए लिक्विड था, और ए लिक्विड का प्रेशर मान लेते हैं चलो कितना है, PA है। भाई सोल्यूशन बनने के बाद लिक्विड ए का प्रेशर कितना है, तो सोल्यूशन बनने के बाद लिक्विड ए का प्रेशर PA है, और लिक्विड बी का प्रेशर कितना है, PB है ना। तो लिक्विड ए का प्रेशर कितना है, PA है, और लिक्विड बी का कितना है, PB है। अच्छा, सोल्यूशन बनने के बाद अगर हमसे कोई कह दे सर जी ये बताओ कि बी का मोल कितना है, तो थोड़ा डिफाइन करना कठिन होगा, लेकिन एक मिक्सिंग है ना, मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर में हम लोग मोल फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं, मोल डिफाइन नहीं करते। तो अगर हम कह दें कि सोल्यूशन बनने के बाद जो अमाउंट ए है उसका मोल फ्रैक्शन कितना XA है, तो उसी तरीके से बी जो है वो क्या होगा, उसका XB होगा। एक छोटी सी बात और यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं कि भैया एक बात बताओ, ये वोलेटाइल लिक्विड है दोनों, है ना। अब दोनों वोलेटाइल लिक्विड है तो इसका मतलब ये वेपर भी बना रहे होंगे। तो यार एक साइंटिस्ट और 11th वाले साइंटिस्ट को जरा याद कर लें, नहीं याद करेंगे तो थोड़ा दुखी हो जाएंगे वो, है ना। तो यहाँ पर हम मान लें कि ये जो ए लिक्विड है ये वेपर बना रहा होगा, और बी भी वोलेटाइल है तो बी भी वेपर बना रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी तो ए और बी होगा। तो जो वेपर कंडीशन है उस फॉर्म में जो ए का मोल फ्रैक्शन है चलो YA मान लें, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना मान लेते हैं, YB मान लें। अगर हम ये सारी बातें लिख लें एक जगह तो बहुत अच्छा होगा। चलो लिख लेते हैं, P नॉट A कॉमा P नॉट B, क्या चीज है ये, वेपर प्रेशर ऑफ A कॉमा B इन प्योर फॉर्म। लिख दें इन प्योर फॉर्म, बहुत आसान बात है ना। अच्छा एक बात बताओ, PA और PB क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A कॉमा B इन सोल्यूशन। अच्छा दूसरा क्या है, XA XB क्या है, XA कॉमा XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कॉमा B, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कॉमा B।
अच्छा बाकी जो है Na, क्या है? मोल्स ऑफ A, B। चलो अच्छा और क्या बचा? अच्छा WA क्या है? लिख लेंगे आप लोग। WA, WB क्या है? वेट ऑफ A, B। और MA, MB क्या है? तो नाम से क्लियर है, क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट है किसका? A और B का। तो ये हम लोगों के पास क्या आ चुका है अभी तक? ये हम लोगों के पास ये इतने हम लोग टर्म्स लिए हैं। अच्छा राउल्ट्स जी ने क्या बताया? राउल्ट्स ने बताया कि सोल्यूशन बनने के बाद, बहुत आसान सी बात है समझ लो, सोल्यूशन बनने के बाद जो वोलेटाइल कंपोनेंट का प्रेशर होता है, अभी आज तो फिलहाल दोनों वोलेटाइल है, तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट का प्रेशर होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अपने खुद के मोल फ्रैक्शन पर। मतलब PA डायरेक्टली डिपेंड ऑन XA और PB डिपेंड ऑन क्या? XB। समझ पा रहे ना? तो इन्होंने बताया, राउल्ट्स ने क्या बताया कि इन अ वोलेटाइल लिक्विड्स या इन अ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स द पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हम यहां पर पार्शियल प्रेशर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी कह रही है, तो ऐसे भी कह सकते हैं द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इट्स मोल फ्रैक्शन। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से लिखते हैं, हम वो भी लिखा देंगे। फिलहाल यहां पर डेफिनेशन क्या है? फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट, फॉर टू volatile component यहां लिख दें, for two volatile component the partial pressure is directly depends on mole fraction in liquid phase, liquid phase। इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो यार, तुम थोड़ा कहानी बना देना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स। ठीक, तो क्या बताया कि जो सोल्यूशन बनने के बाद जो वोलेटाइल कंपोनेंट का प्रेशर होता है वो इन सोल्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, है ना? या ऐसा कह सकते हो, और मेरी तरफ से एक डेफिनेशन लिख लो, फॉर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, पूरा लिखें कहानी, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स the vapor pressure of volatile component in solution is directly depends on mole fraction in liquid phase, है ना? तो बेटा वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर दोनों एक ही बात है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स द वेपर प्रेशर की जगह अगर आप यहां पर पार्शियल प्रेशर लिख दोगे तो जो डेफिनेशन होगी एकदम एनसीईआरटी की तरह हो जाएगी। दोनों बातें सेम है, कभी कभी टीचर जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही मांगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईएससी और सीबीएसई बोर्ड में भी सीबीएसई का ही, मतलब आईएससी बोर्ड वाले भी सीबीएसई का ही डेफिनेशन मांगते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ठीक ना? तो पार्शियल प्रेशर किसमें? प्योर फॉर्म में नहीं, जब सोल्यूशन बन चुका उस समय डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? वेपर फेज के। तो अब जो है आगे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट आता है क्या? इसका हम लोग जरा सा फॉर्मूला डिराइव कर लें, है ना? तो नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मूला। तो हमने आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? अपने खुद के मोल फ्रैक्शन पर। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स अगर हम कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर PA डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? XA पर, और PB डिपेंड करता है किस पर?
एक्स बी पर। तो यार अगर हम यहाँ पर इसको हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन होगा? जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। और हमने पीछे बता चुके हैं कि अगर कोई लिक्विड अपने प्योर फॉर्म में है तो चाहे उसको ग्लास में भर दो, जग में भर दो, नदी में भर दो, नाले में भर दो, समंदर में भर दो या प्लेनेट में भर दो, उसका वेपर प्रेशर कभी बदल नहीं सकता। इसका मतलब जो पार्शियल प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में, जो वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में, वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो पीए के लिए जो है वो कितना था? पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए था। अब पीबी के लिए कितना हो जाएगा? पीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। मतलब ये कह दो कि अगर पीए प्लस पीबी को अगर तुम मिलाना चाहो तो पीए प्लस पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोल्यूशन का प्रेशर पीएस। तो यहां पर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो यहां से हम कह सकते हैं कि पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें तो यहां से मिला पीए प्लस पीबी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा, पीए प्लस पीबी क्या लिख सकते हैं भैया? पूरे सोल्यूशन का प्रेशर है लिक्विड फेस, तो इसको पीएस लिख सकते हैं। तो पीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक ना? ये हो गया। चलिए कॉपी कर लिया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ाते हैं। अब आगे आता है कि भैया ये इक्वेशन जो है वो हम चाहते हैं किसी एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में। एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या मतलब है जरा समझे। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास इक्वेशन है पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहां पर दो कंपोनेंट है। देखो ए कंपोनेंट था और बी कंपोनेंट था। तो इफ कंपोनेंट आर टू, ऐसे समझ लो, इफ कंपोनेंट आर टू then it is binary solution, then it is a binary solution। बाइनरी सोल्यूशन समझते हैं ना? तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, ए और बी हो, सोल्यूट हो सॉल्वेंट हो, तो ऐसे कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। अगर मोर देन टू हो एंड इफ ऐसा समझ लो, टू है तो बाइनरी है, थ्री कंपोनेंट होगा तो टर्नरी होगा। इफ थ्री कंपोनेंट देन टर्नरी। अगर चार होंगे तो क्वार्टरनरी, बहुत होंगे पॉलिनरी। ठीक ना? तो इफ मोर देन टू और थ्री, और इफ मोर देन टू, तो इसमें हम कह लेंगे मान लो कोई लिक्विड ए था, बी था, सी था एंड सो ऑन था, तो उसके लिए अगर हम टोटल प्रेशर लिखें तो पीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट सी एक्स सी एंड सो ऑन। जितने लिक्विड होंगे सबको भर लेना उठा। ठीक ना? नोट कर लीजिए इसको। अब हमसे कह रहा है कि यार हमको जो है मोल फ्रैक्शन किसी ए या बी के टर्म में लिख के दिखाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमसे कह रहा है कि हमारे पास इक्वेशन है, देखिए लिखी हुई है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमको किसी एक टर्म में मोल फ्रैक्शन लिख के दिखाओ। तो हम कहते हैं कि चलो दोनों के टर्म में अलग अलग लिख के दिखा देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स ए, एक्स ए के टर्म में लिखना चाहो यार, एक बार बताओ, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या पढ़ के आए हो तुम? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू पढ़ के आए हो क्या? 1 पढ़ के आए हो पूरे सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लिया। और अगर हमें ए के टर्म में लिखना है तो बी को हटाना पड़ेगा। तो बी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। भैया रख लो इसी में इक्वेशन में। तो पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए, एक्स ए तो हटाना नहीं है, प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स ए। सॉल्व करो इसको, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और माइनस पी नॉट बी एक्स ए। इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अरे नहीं भैया, ये इधर नहीं करना है, बस यही इसको इसी में आपस में ही ट्रांसफर कर दिया। तो यार एक बिरादरी वाले के एक तरफ कर लें, एक्स ए वाले के एक तरफ कर लें। तो चलो कर लेते हैं, पी नॉट ए एक्स ए माइनस, ये माइनस साइन बदलेगा नहीं क्योंकि इक्वल के इधर ही रखे हैं अभी, है ना? तो ये हो जाएगा पी नॉट बी एक्स ए और प्लस पी नॉट बी।
तो यहां से यार XA आ गया तो कॉमन ले लेते हैं, तो यार आ गया P नॉट A माइनस P नॉट B, और ये हो गया कितना XA, और प्लस कितना आ गया P नॉट B आ गया। ये आ गया क्या पूरे सोल्यूशन का प्रेशर इन टर्म्स ऑफ क्या XA। बिल्कुल सेम एकदम हम B के टर्म में लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ XB। तो अगर XB के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है XA प्लस XB क्या होता है 1, तो XA हटाना है तो XB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस XA, है ना, सॉरी XA कितना हो जाएगा 1 माइनस XB। तो यहां पर PS इक्वल टू कितना है P नॉट A XA है और प्लस P नॉट B XB था। तो यार XA की जगह हम 1 माइनस XB रख दें, तो इसकी जगह 1 माइनस XB रखना है, तो P नॉट A कितना हो जाएगा 1 माइनस XB, और ये कितना आ जाएगा प्लस P नॉट B XB। एक काम करते हैं, एक बिरादरी मल्टीप्लाई करके एक बिरादरी की एक तरफ कर लें P नॉट A, और ये हो जाएगा कितना माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। इसको इधर कर लेते, ये हो जाएगा P नॉट B XB, इधर गया यहीं तक किया माइनस नहीं होगा, ये हो जाएगा P नॉट A XB, और इस वाले को एकदम पीछे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P नॉट A। तो ये हो जाएगा कितना, एक ये कॉमन ले लें XB XB, तो हो जाएगा P नॉट B माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट A। अच्छा 90% केस में जब क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि जो कंपोनेंट होंगे वो दो ही होंगे। तो यार इतना बड़ा फार्मूला सर जी डिराइव करा दिया आपने, इसको याद कैसे करेंगे? तो हम ट्रिक सिखा देते हैं, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेंगे, बहुत आसान है। देख लो, अगर आपको हम रेड पेन से दिखा दें, अगर आपको ए के टर्म में लिखना है, ध्यान से देखना, ए के टर्म में, तो ए वाले में से बी को माइनस करना है, बी वाला पीछे लिख देना, बहुत आसान। तो ए के टर्म में लिखना है तो पी नॉट ए वाले में से बी को माइनस करना है, और पीछे मतलब बी वाला पीछे ही होगा। जब ए के टर्म में लिखोगे तो बी वाला पीछे ही होगा, मतलब क्या एक्स के टर्म में लिखेंगे तो पी नॉट ए में से बी माइनस करेंगे, बी पीछे लिखेंगे। और मान लो बी के टर्म में लिखना है तो भैया बी वाले में से ए माइनस करना और पीछे लिख देना, बहुत सिंपल। अगर ए के टर्म में लिखना है तो ए वाला आगे और बी वाला पीछे, मतलब ए से माइनस होगा बी और बी वाला ही पीछे होगा, और बी के टर्म में होगा तो बी वाले से माइनस होगा ए और ए वाला ही पीछे होगा, बहुत आसान। तो हमने क्या लिख दिया, पी एस इक्वल टू कितना हो गया, पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस एक्स बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी के टर्म में लिखा तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी और पी नॉट ए। समझ पा रहे ना? हमसे कह दिया, ऐसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हमसे कह दिया, हटा लें इसको, नोट कर लिया होगा, हमसे कह दिया कि हमने जो है मेथनॉल और एथेनॉल जो है, मेथनॉल और इथेनॉल जो है कहीं मिक्स किया। बहुत आसान सा है, बस एक बार में ट्रिक समझ लेंगे आप। मेथनॉल और एथेनॉल को हमने मिक्स कर दिया एक कंटेनर में। अब बताओ यार कि जो मेथनॉल है इसका मोल फ्रैक्शन है XM और एथेनॉल है इसका मोल फ्रैक्शन है XE। इसका प्रेशर है क्या PM और इसका प्रेशर है क्या PE। तो यार एक काम कर दो हमको, तुम हमको प्योर फॉर्म में XM मतलब मेथनॉल के टर्म में पूरा प्रेशर लिख के दिखा दो और एथेनॉल के टर्म में हमें अलग अलग प्रेशर लिख के दिखा दो। तो बहुत आसान है, देखो कैसे लिखेंगे। हमें मेथनॉल के टर्म में लिखना है पहले, तो ऐसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मिथेनॉल। बहुत बस खाली एग्जांपल बता रहे हैं आपको, इन टर्म्स ऑफ मिथेनॉल। तो यार हमको लिखना है मिथेनॉल के टर्म में, तो जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना है उसका मोल्स, उसका प्रेशर पहले और बाकी प्रेशर बाद में। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन प्रेशर ऑफ मेथनॉल माइनस प्रेशर ऑफ इथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल और प्लस प्रेशर ऑफ इथेनॉल। बहुत आसान। अच्छा मान लो हमको इथेनॉल के टर्म में लिखना है, तो जिसके टर्म में लिखना है, जिसके मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना है उसका प्रेशर पहले और बाकी प्रेशर बाद में। तो ये हो जाएगा कितना P नॉट E माइनस P नॉट M और XE हो जाएगा ये अब, और ये कितना हो जाएगा प्रेशर ऑफ मेथनॉल हो जाएगा। ठीक ना, बहुत ही आसान, ठीक ना। अच्छा मान लो ऐसे एक लिख के दिखाते हैं, बेंजीन और टोलुइन मिक्स कर दिया, बेंजीन मिक्स कर दिया और टोलुइन मिक्स कर दिया, और हमसे कह रहा है कि टोलुइन का प्रेशर P नॉट T है और इसका प्रेशर है P नॉट B, ठीक ना। और हमसे कह रहा है कितना, हमसे अच्छा इसका मोल फ्रैक्शन XB है और इसका मोल फ्रैक्शन क्या है XT है। हमको टोलुइन के टर्म में लिखा दो, तो टोलुइन टर्म में कैसे हो जाएगा टोटल प्रेशर, तो PS इक्वल टू हो जाएगा P नॉट T माइनस P नॉट B। भाई टोलुइन माइनस बेंजीन, और टोलुइन के टर्म में लिखा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा टोलुइन और प्लस लास्ट में किसका हो जाएगा प्रेशर ऑफ बेंजीन। बहुत आसान, बहुत ही आसान ट्रिक
है ना। तो जिसका प्रेशर लिखना है, जिसके मोल फ्रैक्शन में लिखना है, उसका प्रेशर पहले, बाकी प्रेशर बाद में। ये सब ना याद करिएगा, कोई जरूरत नहीं है, आप खाली ये याद करके जाइएगा। हम ये आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करा रहे हैं कि ये फॉर्मूला यहां से आया है। बाकी आसान तरीका है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा उम्मीद है। अब जब ये याद कर लिया, अब जब ये याद कर लिया तो हमारे पास क्या था, हमने क्या लिखा, ध्यान दो, हमने एक क्लोज कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर में हमने लिक्विड भर लिया। लिक्विड जो है वो कौन था, ए था और बी था। हमारे पास इसका प्रेशर पी ए था और इसका प्रेशर पी बी था। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है अपने मोल फ्रैक्शन पर, एक्स ए एक्स बी पर। अब हमने यहाँ पर ए लिक्विड लिया था और बी लिक्विड लिया था, तो ये प्योर फॉर्म में था तो पी नॉट ए था, ये प्योर में फॉर्म में था तो पी नॉट बी था। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। इसके हमने टोटल प्रेशर ए के टर्म में लिखा जब, तो हमने कहा पहले पूरा लिख लेते हैं, पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी लिखा। फिर उसके बाद हमने लिखा कि पी एस जो है ए के टर्म में लिख के दिखाओ, तो हमने कहा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। बहुत आसान है भाई। और पी एस इक्वल टू, अगर बी के टर्म में हमसे कह दिया तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए हो जाएगा, और क्या, और एक्स बी के टर्म में हो गया और प्लस पी नॉट ए हो जाएगा। इतनी बात सुनने के बाद हम लोगों ने सोचा यार, यहाँ पे राउल्ट जी ने भी तो अपना वेपर प्रेशर कितना बताया था, यहाँ पर बताया था कि जब ये वेपर बनाएगा तो यहाँ भी तो ए और बी कंपोनेंट होगा, और इसका मोल फ्रैक्शन वाई ए और ये क्या बी का कितना हो गया था, वाई बी हो गया था। तो इसके बारे में वेपर का जितना कॉन्सेप्ट है वो बताया था किसने, डाल्टन जी ने। तो हम बता दें डाल्टन ने क्या बताया था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि वेपर जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। बहुत आसान बात है, कौन सा, वेपर फेज। अच्छा, वेपर फेज में मतलब क्या बताया इन्होंने बताया, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बताया कि जो प्रेशर होता है पी ए वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वाई ए के। अब ऐसा कह लो कि वाई पी बी क्या होगा, तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, वाई बी। लेकिन इन्होंने जो कांस्टेंट यूज किया वो क्या यूज किया, पीटी, क्योंकि टोटल प्रेशर कभी बदल नहीं सकता है ना। दोनों लिक्विड का अगर सेम लिक्विड है, सेम अमाउंट में मिक्स करेंगे, मतलब अगर डिफिनिट कॉन्सेंट्रेशन का लिक्विड है तो इसको किसी भी कंटेनर में मिक्स करेंगे तो उसका टोटल प्रेशर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको पीटी कह लो या पीएस कह लो, एक ही बात है। तो इन्होंने कहा पी ए इक्वल टू कितना हो गया था, पीटी इंटू आई ए, और यहां से पीबी इक्वल टू कितना हो गया था, ये हो गया था पीटी इंटू आई बी। अच्छा, अगर हम पी ए के टर्म में, मतलब अगर हम राउल्ट्स के टर्म में प्रेशर लिखें पी ए का, तो ये हो जाएगा कितना, समझ पा रहे हैं ना हम लोग, ये वाला हो गया पीटी इंटू आई ए और ये क्या हो गया, पीबी इंटू वाई बी। ठीक, अभी फिलहाल हमारा तो लिक्विड से मतलब है पूरा, तो हम लोग राउल्ट्स और डाल्टन्स को जरा मिलाते हैं। तो पी ए हमने लिखा था, याद करो, हमने इसके लिए लिखा था पी ए इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन पी नॉट ए एक्स ए, यही तो लिखा था। और पीबी इक्वल टू कितना बताया था, पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी बताया था, तो हमने बताया कि पी नॉट ए एक्स ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, देखो, और डेल्टन्स के हिसाब से कितना बताया, पीटी इंटू आई है। ध्यान देखो ना, ए का प्रेशर पीटी इंटू आई है, तो ये किसके हिसाब से था, डेल्टन्स के हिसाब से था। तो अगर दोनों के प्रेशर को हम इक्वलाइज कर दें तो टोटल प्रेशर अगर वाई ए और एक्स ए के टर्म में निकालना चाहें तो पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन वाई ए। इसी तरीके से अगर वाई ए, अगर हम मान लो कि बी लिक्विड लेते तो इसके लिए लिख पाते पीटी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी अपॉन वाई बी। समझ पा रहे हैं ना। अगर भाई बी के लिए लिखते तो कितना हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन ये था, वाई ए है ना, तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन वाई बी हो जाएगा, ये है ना, वाई बी हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स और राउल्ट्स था, है ना। नोट कर लीजिए, नोट करिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, नीट का क्वेश्चन था कि वाई ए और वाई बी के टर्म में टोटल प्रेशर लिख के दिखाओ सिर्फ। तो यार हमने पढ़ा पीटी इक्वल टू कितना है, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन वाई ए,
और PT इक्वल टू कितना है, P नॉट B एक्स बी अपॉन वाई बी। अच्छा अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक्स ए को यहीं छोड़ के और बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दें, तो इसको हम कर दें एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, PT इंटू वाई ए अपॉन पी नॉट ए, और ये हो जाएगा कितना, एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू PT इंटू वाई बी अपॉन पी नॉट बी कर लिया। अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, PT इंटू वाई ए अपॉन पी नॉट ए और प्लस PT इंटू वाई बी अपॉन पी नॉट बी। बहुत आसान। अच्छा एक्स ए और एक्स बी कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो सीधे लिखते हैं 1, और ये PT कॉमन हो जाएगा, PT कॉमन लेके नीचे लेते हैं, तो PT इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया, ये हम लोगों के पास आ गया वाई ए और वाई बी के टर्म में, किसके, वाई ए और वाई बी के टर्म में हमको क्या मिल गया, ये प्रेशर। यार यहाँ पर एक छोटी सी बात थी, ये दिख नहीं रहा होगा उम्मीद है, ये PM ये प्रेशर ऑफ मेथनॉल यहाँ पर था और ये प्रेशर ऑफ एथेनॉल PE था, है ना, अब दिख रहा होगा उम्मीद है, उसको सही कर लीजिएगा, पीछे था ये, ठीक। चलिए तो ये हो गया क्या आपका, किसके टर्म में, वाई ए वाई बी के टर्म में मोल फ्रैक्शन। तो लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट में आएंगे ग्राफ और इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक ना। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।